के ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस की बार बार बेहुरमती करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिसको इबरतनाक बनाया जाए और ये बताया जाए कि पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के कानून का निफाज होगा। बनता हुआ नजर आया जिसके अंदर कुछ चीनी बाशिंदे जो कि इंजीनियर्स थे, कबीरवाला के इलाके में एक कैंप साइट मोटरवे पे काम करते हुए पुलिस से उनकी हाथापाई हो गई। वो पुलिस से लड़ पड़े और इस लड़ाई में इस हद तक चले गए कि पुलिस की मोबाइल पर चढ़कर धमकियां देना, वहां मौजूद सिटीजन्स को जदोकोब करना एक मामूल की सी सूरत हाल नजर आई। जैसे चीनी बाशिंदों के लिए ये कोई खास बात या कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं है जिससे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में किसी भी तरीके से खलल आ सके। ऐसा होता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे और ऐसे में ही एक चीनी बाशिंदा आगे बढ़कर उस वीडियो बनाने वाले शख्स की तरफ अटैक करने लगा, जहां से मामला और बढ़ गया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, पुलिस मोबाइल में बैठी रही और शहरियों ने अपने हाथ में फिर ये लिया। और फिर वो जो हम रोना रोते हैं कि मॉब कल्चर पाकिस्तान में क्यों फरोग पा रहा है, उसने एक बार फिर फरोग लिया। लेकिन ये वाकया पहली दफा नहीं कि चीनी बाशिंदों ने पुलिस के ऊपर इस तरह पे ये फर्द जुर्म आयद की जाती है। फिर दिसंबर 2017 आता है और जाली क्लियरेंस दस्तावेजात की वजह से एक चीनी बाशिंदे को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद हम लोगों को एक लंबी फहरिस्त नजर आती है, स्किमिंग करते हुए, एटीएम से पैसे चुराते हुए, डाटा चुराते हुए। तकरीबन 559 मेरे पास जो फिगर्स हैं, 559 ऐसे अकाउंट्स हैं जिससे इन्होंने डाटा चोरी किया। तकरीबन 10 मिलियन रुपए के करीब बनता है ये अमाउंट बनती है पाकिस्तानी शहरियों की मेहनत से कमाई हुई। हम सीपेक चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी जन्म लेते हुए नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान यकीनन शायद लतीफ साहब ये चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे, इसमें कोई शक की बात नहीं। कोई बाशिंदा सीपेक के खिलाफ नहीं है, कोई शहरी पाकिस्तान का सीपेक के खिलाफ नहीं है। तमाम के तमाम लोग चाहते हैं कि तरक्की की राह पे गामजन हो, लेकिन इसके लिए हमें कीमत यह अदा करनी पड़ेगी कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जो है वो दे देनी पड़ेगी चीनियों को। क्या हमारी पुलिस की और स्पेशली पुलिस वर्दी में होते हुए उसकी कोई इज्जत नहीं है? जो वाकया पेश आया है इसके ऊपर इतनी ह्यू एंड क्राई जो सोशल मीडिया पे हो रही है और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे एज सच ड्रास्टिक कदम नहीं उठाया गया, तो फौरी तौर पर उसकी जो सजा है उसे मिलनी चाहिए। और ये सोच हमें ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि हमने सीपैक का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया, हम किसी के महकूम हो गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सीपैक में बाकायदा चीन के अपने बेशुमार फवायद हैं। हमारे मुल्क के अंदर यह तासुर कायम किया जा रहा है कि जी सीपैक एक बहुत बड़ा एहसान है। ऐसा नहीं है। सीपैक जो है उसमें दोनों ममालिक के म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं। चाइना की उतनी ही बड़ी जरूरत है जितनी पाकिस्तान की है। उसके बाकायदा कवायद और जवाबत हैं जिसके तहत हमने सीपैक को आगे लेकर चलना है। मगर सीपैक के बारे में हमें कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर आज भी सवालिया निशान है। हमें यह नहीं मालूम कि सीपैक के बारे में जो कर्जा आपने कमर्शियल लोन लिया वो किस रेट पर लिया, वो आपने किस तरह लिया, कितना लिया, कैसे अदा होगा, और उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मैं बिल्कुल इस पॉइंट की तरफ आऊंगी शायद। ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना, ये चीनियों की जिम्मेदारी तो नहीं है। अगर उन्होंने कानून तोड़ा तो अगर हमारा कोई शहरी दुबई जाता है, कहीं और जाता है, किसी भी मुल्क जाता है, तो वो उसी तरीके से उसी तरह कानून का निफाज देखता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जब अमेरिका गया तो मैंने उनके कवानीन के मुताबिक सिक्योरिटी चेक करवाया और इसी तरीके से होना चाहिए। तो यहां देख लीजिए रेमंड डेविस का वाकया देख लीजिए, कानून तोड़ा, 2 नौजवानों को मारा, चला गया और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से आज एक अमेरिकी डिप्लोमेट के गाड़ी के टकराव से एक नौजवान जो है वो हलाक हो गया। उसके बाद 12वीं में भी यही हुआ, उसकी भी एफआईआर अभी तक नहीं कटी, इसलिए क्योंकि उसको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। अब ये जो चीनी लोग हैं ये तो बहुत सारे हैं ना, ये तो हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ये तो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको भी हम इसी तरीके से जाने देंगे तो पाकिस्तान में बचेगा कौन जिसके ऊपर कानून का नफाज होना है? ये क्यों हो रहा है? आपने अपने इब्तिदाइया में बहुत अच्छा बयानिया दिया और कहा कि बहुत सारी आपके पास मिसालें पड़ी हुई हैं, ना सिर्फ के चीनियों की बल्कि और भी बहुत सी नेशनैलिटीज की जो कि पाकिस्तान के कानून की इज्जत नहीं करते। मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के कानून की इज्जत करते हैं कि बाहर वाले लोग इज्जत करें? सही। हम आज इस वक्त इस मौके के ऊपर जिस तरीके से हमारी रूलिंग एलीट पाकिस्तान के कवानीन की बरसरेआम धज्जियां उड़ा रही है, पाकिस्तान के उन इंस्टीट्यूशंस को अपनी तनकीद का निशाना बना रही हैं जो कि कानून के रखवाले हैं,
اس کے بعد کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ یہاں آتے ہیں وہ اس قانون کی رسپیکٹ کریں گے, عزت کریں گے؟ صحیح. اور وہ کیوں کریں جب ہم خود نہیں کرتے؟ تیسری بات, ذہنیت. ہم لوگ غلامی سے نکل تو آئے ہیں لیکن صرف برائے نام نکلے ہیں. آج تک ہماری ذہنیت جو ہے وہ غلامانہ ہے, اور اس غلامانہ ذہنیت کی جو پرپیچویشن ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہم ریجنلی اور انٹرنیشنلی ٹوٹلی آئسولیٹڈ ہیں اس وقت. میں شاید لطیف صاحب کی بسط عزت اس بات سے اگری نہیں کرتا جو کہ انہوں نے فرمائی تھی. پاکستان اس وقت آئسولیٹڈ ہے اور پاکستان ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے چین کے اوپر. ڈیپینڈنس ہم لوگوں نے خود کریٹ کر لی نا, یہ ہمارے اپنی قصور ہے کہ ہم نے فورن سے 4 سال نہیں بتایا. کہ اس وقت پاکستان کا اگر کوئی واحد دوست ہے ایک دو اور دوستوں کے علاوہ تو وہ چین ہے. پاکستان کا اکنامک فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے چین کے اوپر, پاکستان کی سالونسی ڈیپینڈ کرتی ہے چین کے اوپر, اور آئندہ 2-3 مہینوں میں جو فائنینشیل سچویشن بننے والی ہے انیکا, وہ بنے گی جب تو نظر آئے گا. تقریباً $9.5 بلین آپ کو چاہیے اپنے لونز اور لونز کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ واپس کرنے کے لیے. یہ پیسہ سوالیہ نشان ہے کہ کہاں سے آئے گا, پیسہ واپس بھی کرنا ہے اور یہ ایک بات کو میں ریٹریٹ کروں گا کہ پاکستان کو ابھی تک نہیں پتا کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر یہ پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا گیا. نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا نہیں جی, گورنمنٹ کو پتا کہ نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا اور کسی اور پاکستانی کو نہیں پتا. شاید گورنمنٹ کو بھی پورا نہیں پتا ہو, ان کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا وہ کر رہے ہیں. اس حد تک مسئول اور لیک آف گورننس ہے اس ملک میں کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر کے رکھ دیا. لیکن اگر کسی کو نہیں پتا, ان تینوں ایسپیکٹس کو لے کے آگے بڑھ. اگر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ حکومت کو بھی نہیں شاید کلیئرلی پتا کہ کرنا کیا ہے, تو پھر تو یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے لیے. میں وسیم بادامی صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. وسیم بادامی صاحب, پھر تو وہی حال ہوگا جیسے سری لنکا کا پورٹ چائنا کے حوالے کر دیا 100 سال کے لیے کہ ٹھیک ہے جی آپ چلائیے, کیونکہ ہم قرضہ نہیں واپس دے سکتے تھے. تو ہم اگر قرضہ واپس نہ دے سکے تو ہم کس چیز کو ان کے سامنے رکھیں گے؟ ابھی ہم لوگوں کو قرضے کی, جس طرح شاید لطیف صاحب نے بھی فرمایا, رؤف حسن صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹرمز ٹی او آرز کا پتہ نہیں ہے, کلیئرلی نہیں پتا, حکومت نے پارلیمنٹ کے سامنے یہ بات نہیں رکھی ہے. تو پھر کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سکسیس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو لون ہے, یہ کوئی امداد تھوڑی ہے. یہ ویژولز انیکا بہت ڈسٹربنگ ہے. یہ وہ جناب پولیس کی گاڑی پہ چڑھا ہوا ہے, یہ ہوا وہ ہوا. اگر اس کو ابھی سے ہم نے نہ روکا یہ مصیبت بن جائے گی. آپ یہاں کراچی کے لوگوں سے پوچھیں, یہ افغان آبادیاں ہمارے لیے نو گو ایریا بن گئی تھی, کس طرح سڑکوں پر بدماشیاں ہوتی تھی اور ہم ایسے کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے تھے یار کچھ نہیں کر سکتے اس کو ابھی روک لیں معاملے کو, ورنہ یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا سارا سلسلہ. اور یہ ہاتھ سے نکل گیا پھر اس کو سنبھالنا اس لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جس طرح رؤف حسن صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری ڈیپینڈنسی بڑھتی چلی جا رہی ہے چائنا کے اوپر. شاید لطیف صاحب, اب جس طریقے سے ہم دھڑا دھڑ چھوٹ دیے جا رہے ہیں, انہیں ہم لوگوں نے کسٹم ڈیوٹی پر چھوٹ دی ہے 40 سال, ہم نے پورٹ بنانے کی کسٹم ڈیوٹی کے اوپر چھوٹ دی ہے 23 سال, ہم نے ملتان سکر سیکشن پہ چھوٹ دی ہے 11 بلین روپے, 11 بلین, اور سیلز سٹیل کے اوپر کی مصنوعات پر ٹیکس کی چھوٹ دی ہے ہم نے 11 بلین روپے. یہ تمام کی تمام فیکٹس فگر سامنے ہیں. اتنی چھوٹ اگر پاکستانیوں کو ملتی تو غالباً ہم لوگ کافی دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتے تھے اکنامکلی.